जय श्री राम मित्र। मैं शोभित एसटी शर्मा आपके पास एफबी लाइव पे फिर दोबारा आज आपके सामने हूं। आज का विषय हमारा रहेगा मीडिया। मीडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मीडिया, खासतौर से भारत का मीडिया। भारत के मीडिया को अगर हम याद करें तो एक समय था जब हम दूरदर्शन पे चला करते थे। दूरदर्शन की बात हो रही थी तो उस समय एक सरकारी एजेंसी न्यूज़ देती थी। उसके बाद प्राइवेट मीडिया आया। प्राइवेट मीडिया जैसे जैसे आया वैसे वैसे नए नए विचार, नई नई खबरें हमें मिलने लगी। इसके साथ ही हमारे यहाँ एंट्री हुई दो बड़े टीवी ग्रुपों की, एक एनडीटीवी की और दूसरी इंडिया टुडे ग्रुप की, जिसके अंदर आज तक हर घर के अंदर अगर न्यूज़ सुननी है तो सबसे पहला नाम होता है आज तक। इससे पहले एनडीटीवी हुआ करता था। अब आज मुझे ये मुद्दा क्यों लेना पड़ा, उसका एक बड़ा कारण है। ये जो दोनों विषय है ना, ये भारतीय मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के अंदर एक खास बात है। भारतीय मीडिया एक चीज के पीछे पड़ता है तो कभी हटता नहीं। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने पे सुशांत सिंह राजपूत, केवल सुशांत सिंह राजपूत, एक चैनल ने, रिपब्लिक नाम का एक चैनल है, उसने बाकी सारे चैनलों को मजबूर कर दिया कि वो देश के सारे मुद्दों को छोड़ करके केवल सुशांत सिंह राजपूत पर आ जाए, और कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। और पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखें तो देश में केवल एक ही मुद्दा है, हाथरस। आपको अगर ध्यान हो तो इस बीच के अंदर देश में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिनका सीधा सीधा देश के आम गरीब, पिछड़े वर्ग, कृषक वर्ग, लेबर जो हमारा है उससे रिलेशन है। दो कानून पास हुए। उसके पीछे थोड़ी सी हाय तौबा दिखाई, उसके बाद वो सब भूल गए। कारण क्या था? हाय तौबा तो पॉलिटिकल पार्टी की थी, किसानों ने साथ दिया नहीं, मजदूरों ने साथ दिया नहीं, तो वो मुद्दा बिका नहीं। अब मुद्दा बिका कहां जाकर के? मुद्दा बिका जाकर के हाथरस में। सवाल ये आता है कि हाथरस क्यों ऐसा है। इसके लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। हाथरस पे नहीं जाएंगे, इतिहास पे जाएंगे। इतिहास भी कहां जाएंगे हम? निर्भया कांड पे जाएंगे। शायद आप में से किसी व्यक्ति को पता हो, निर्भया जो दिल्ली में एक बिटिया के साथ दुराचार हुआ था, जिनमें 5 लोग थे, उसका नाम क्या था? वो निर्भया था। किस जाति से थी? नहीं पता। किस वर्ग से थी? नहीं पता। किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। परंतु ये जो बिटिया है हाथरस की, उसका नाम भी पता है, उसकी जाति भी पता है, और उस पर दुराचार करने वालों की जाति भी पता है। ऐसा क्यों? इसके बीच में एक कठुआ में एक कांड हुआ था, उसमें उस बिटिया का नाम भी सबको पता चल गया था, और दुराचार करने वालों का नाम भी पता चल गया था। ऐसा क्यों होता है कि किसी खास जगह पर तो नाम दोनों का पता चल जाता है, जाति दोनों की पता चल जाती है, धर्म दोनों का पता चल जाता है, परंतु एक विशेष धर्म की, विशेष जाति की, दिल्ली की निर्भया के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता? क्या कारण है ऐसा? क्यों ऐसा है? क्यों मीडिया ने ऐसा किया? क्या बता सकते हैं आप? कहने को तो यह है कि भाई देश के नियम कानून हमें यह बताते हैं कि हम किसी भी पीड़िता का नाम नहीं दे सकते, उसकी जाति, वर्ग, धर्म का कोई नाम नहीं दे सकते। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं है? क्या कारण है? एक टीवी समूह, जो बहुत बड़ा टीवी समूह है, उसकी एक पत्रकार बाकायदा परिवार के लोगों को लालच और धमकी देती है, दोनों तरह से, कि आप हमारे लिए ऐसा ऐसा करो, आप जाना मत जब तक एक विशेष नेता ना आ जाए,
ऐसा क्या है, क्या कारण है? क्यों मीडिया एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं करता? पिछले 3 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, आज सबने बोल दिया भाई उसकी सुसाइड हो गई है। हम तो पहले से ही कह रहे थे तो थ्योरी फेल है। अरे खुद सवाल बनाते हो, खुद जवाब देते हो, ना तो सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना एम्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, पब्लिक को भ्रामक करते हो। अपने विज्ञापन आप देखते हो, टीवी के ऊपर न्यूज अगर आप देखते हो तो 10 मिनट की न्यूज के अंदर 20 मिनट विज्ञापन आपको दिखाते हैं। अरे ये इंटरटेनमेंट चैनल से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं आपको बेवकूफ बना करके, आपके इमोशंस पे खेल करके। आपको न्यूज नहीं बेच रही है, ये आपके इमोशंस से खेल रहे हैं। भारतीय मीडिया के इतने बड़े बड़े दलाल बैठे हैं जो किसी भी चीज का सौदा कर लेते हैं, किसी भी चीज का सौदा कर लेते हैं। इन्हें चीन की एलओसी और एलएसी की एक एक बारीकी पता है, लेकिन इन्हें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं दिखता। इन्हें यह नहीं दिखता कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के साथ साथ कम से कम 10 लोगों की और मृत्यु हुई है। वो कौन लोग थे, क्यों मरे, क्या कारण था, उनके बारे में इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। किसानों के आंदोलन को दिखाते हैं, ट्रैक्टर जला दिया। अरे कौन सा किसान ट्रैक्टर जला रहा था? कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रैक्टर टेम्पू में उठा के लाए, उसको जलाया, आग लगाई। उसे किसानों का नाम किस बेस पे देते हैं, किस आधार पे देते हैं? कोई आधार है? नहीं है। ये बिकाऊ मीडिया आपके साथ खेलता है। बरखा दत्त एक समय पे एनडीटीवी की तरफ हुआ करती थी, जिसने एनडीटीवी की ओर से जाकर के रिपोर्टिंग की, कारगिल युद्ध की एक एक सिचुएशन को बताया, कहां पे हमारी सेना है। राजदीप सरदेसाई, संसद का सीडी कांड आपको पता होगा, सब कुछ उस पर रिकॉर्ड था, एंड में पलट गया। ये वो पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के नाम पे दलाली करते हैं। उसका कारण क्या है? आप अगर मीडिया को ध्यान से देखेंगे ना, तो मीडिया स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं है। या तो वो राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, या फिर वो मौका देख करके जहां से जो लूट सके उस विंग पे चल रहा है। अभी एक खबर आई थी थोड़े दिन पहले, एक पत्रकार को पकड़ा गया था। क्यों? वो चीन के लिए जासूसी कर रहा था। वो पत्रकार का इतिहास थोड़ा सा देखा, ढूंढा, कहां निकला वो जाकर के, वो निकला द प्रिंट नाम के एक पोर्टल से। ये प्रिंट किसका है भाई? देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, शेखर गुप्ता, उन्होंने एक पोर्टल चला रखा। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने देश की दलाली के ठेके ले रखे हैं। इन्हें देश, समाज, व्यक्ति किसी से लेना देना नहीं है। इनका लेना देना केवल और केवल अपने एजेंडा से है। एजेंडा कहां से सेट होता है? अब देखिए, हम आपको बताते हैं एजेंडा कहां से सेट होता है। एजेंडा सेट होता है लेफ्टिस्ट मीडिया से। लेफ्टिस्ट जो फिलॉसफी है, जहां पे कम्युनिस्ट अपने हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। हाथरस की घटना लगभग आज से 20 दिन पहले की है। अगर आप पहला वीडियो देखें, सिलेक्टिवनेस देखिएगा, लोकल न्यूज़पेपर्स देखें, उनमें बयान था, उनको अगर आप देखें, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार के दुराचार का कोई बयान नहीं था। उसमें केवल शारीरिक हिंसा की बात की गई थी। माँ का वीडियो है, बेटी का वीडियो है। एक चीज समझ में नहीं आई, इन्होंने पिछले 4 दिन पहले से शोर मचा रखा था, जीप कटी हुई है, जीप कटी हुई है, और फिर वही बड़े पत्रकार दिखा रहे हैं जी डाइंग डेक्लेरेशन, डाइंग डेक्लेरेशन। जिसकी जीप कटी हुई होती है वो डाइंग डेक्लेरेशन देता है क्या? सोचिए, क्या ये संभव है? ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों को पूर्व नियोजित साजिश ना बता करके एक कपिल मिश्रा के दिए हुए बयान के ऊपर भड़का दंगा बना दिया।
कैसे हजारों लोग दिल्ली के अलग अलग कोनों से एक बार में इकट्ठे होकर के शाहीन बाग पहुंचे, शाहीन बाग से फिर दिल्ली के अलग अलग कोनों में भेजे गए। क्या ये कपिल मिश्रा के बयान के बाद हुआ था? ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता को ताक पे रखकर एक एजेंडा सेट किया। एक और ऐसे ही महान पत्रकार हैं जो सीएनएन में हुआ करते थे, आजकल एक राजनीतिक पार्टी में गए, वहां से फेल होने के बाद आजकल सत्य हिंदी नाम का एक पोर्टल चला रहे हैं। हिंदी की मात्राओं की गलती तो दूर की बात, इन्हें कोई भी जलील करता है उसके बाद फिर ये आ जाते हैं। इतना जलील होने के बाद, ये आशुतोष जी की बात कर रहा हूं मैं, भी ये व्यक्ति टीवी पर बैठा रहता है। ये कहते हैं पत्रकारिता हमारे टाइम में बड़ी अच्छी थी। ये वही पत्रकार है जिनको काशीराम ने थप्पड़ मारा था, थप्पड़, सारे पत्रकारों के बीच में कैमरे पे रिकॉर्डिंग पे थप्पड़ मारा था। कहते हैं हमारे टाइम पे पत्रकारिता बहुत अच्छी थी। अरे भाई, इतनी आजादी थी तो वो थप्पड़ कैसे खा लिया ये तो बताओ। आज उससे भी बड़े पत्रकार हैं। भाई तुम 25 लाख रुपए मत लेना, हम तुम्हें 50 दिलवा देंगे, लेकिन कोई बयान मत देना। प्रियंका गांधी आ रही है तब बात करना। सबके सामने वीडियो है, पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग का। उसके लिए मॉब लिंचिंग नहीं बोलता, पत्रकार देख रहे हैं, सामने दिख रहा है 2 साधुओं को सारे मिलके मार रहे हैं, कोई नेता वहां नहीं जाता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या कारण है जो किसी नेता को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी? क्यों? साधु वोट बैंक नहीं है क्या इसलिए? और किसी पत्रकार ने, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी ने उसको दोबारा उठ के नहीं देखा। इससे पहले एक झूठ चलाया गया था रोहित वेमुला के ऊपर। दिल्ली के जेएनयू में जाकर के बच्चों के कान में फुसफुसा करके ये बोलना, अब ऐसा बोलो। ये वही पत्रकार है जो आज हाथरस में जाकर के पीड़िता के परिवार के कान में फोन करके उनको समझा रहा है। नाम है तनुश्री पांडे, इंडिया टुडे, आज तक ग्रुप से है, और ये पत्रकारिता की बड़ी मिसाल है। एक और बहुत बड़े पत्रकार हैं आजकल, रवीश कुमार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो का अगर हम देखें तो उसमें 2 पार्ट में दिया हुआ है। भाई कभी भी किसी भी व्यक्ति की जाति का ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई दुराचार कर रहा है तो उसका नाम उजागर नहीं करना चाहिए, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, उसको सजा जब तक ना हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं मानना चाहिए। और अभी हाथरस वाले 4 लड़कों का नाम उसने खुले में लिया और कहा ये क्यों खुले छूट रहे हैं, इन्हें फांसी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों? उससे पहले वाले वीडियो के 4 नाम क्यों नहीं बताए गए? उससे पहले वाले वीडियो के नाम क्यों नहीं बताए गए? बलरामपुर की हुई घटना के जो दोषी हैं, जिनको जेल में डाला हुआ, उनका नाम क्यों नहीं बताया हुआ? राजस्थान में जो अलवर में घटनाएं हो रही हैं, अजमेर में घटनाएं हो रही हैं, उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? उसके नाम ना बताने का क्या कारण है? राजनीति मीडिया पर हावी है, एजेंडा मीडिया पर हावी है। इस मीडिया को छोड़ दीजिए, टीवी छोड़ दीजिए, टीआरपी गिर जाएगी। ये जो पांडे जी टीआरपी कह रहे हैं ना, जिस दिन आपने इसको देखना बंद कर दिया, ये टीआरपी गिर जाएगी। जैसे ये फिल्म वाले आजकल रोते रोते पिट रहे हैं, आपको ध्यान है पहले दिन केवल 2-3 अभिनेताओं ने, एक क्रिकेटर कोहली ने और एक आपके अक्षय कुमार ने हाथरस वाले कांड के ऊपर ट्वीट किया था। उसके बाद इस बार कोई तख्ती फट्टी लेकर के नहीं आया वो गैंग। क्यों नहीं आया? कठुआ कांड में तो सोनम कपूर क्या और बड़े बड़े सारे कलाकार फट्टी लेके घूम रहे थे, तख्ती फट्टी लेके। क्यों नहीं आए वो? क्या कारण है? अरे अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। आप लोग अपनी ताकत समझ लें अगर, तो जैसे ये सिनेमा जगत वाले औकात पे आए हुए हैं ना, क्रिकेट वाले और ये मीडिया वाले भी औकात पे आ जाएंगे।
इस देश की ये 3 समस्याएं हैं। अगर ये 3 समस्या सही हो गई तो ये नेता अपने आप सही हो जाएंगे। ये नेता दूर की चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप सबको सही कर सकते हैं और ये आपके हाथ में है। बंद करिए ये आज तक, कल तक, रिपब्लिक, सब देखना, सारे सही हो जाएंगे। टीआरपी खत्म, एडवर्टीजमेंट खत्म, पैसे के लिए दर दर भागेंगे, भटकेंगे। आपको अगर इनकी हकीकत देखनी है तो आप केवल और केवल 1 महीने न्यूज देखनी बंद कर दीजिए, आपको इनकी औकात पता चल जाएगी, इनकी औकात है क्या। आप सिंपल सी चीज समझिए, 6 महीने से फिल्में बंद हैं, ये सारे औकात में हैं। लेकिन एक समस्या ये आ रही है, ये जो वेब सीरीज चल रही है, आप लोग इन वेब सीरीज को देखते हैं, कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। आपको इंटरटेनमेंट के लिए साधन चाहिए, इंटरटेनमेंट के और बहुत साधन है, 50 साधन है। आप अपने घर के अंदर पुरानी चीज़ों को, पुराने खेलों को, पुराने तरीकों को, परंपरागत तरीकों को लीजिए, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचे देश को केवल और केवल सरकार सही करे, नहीं कर पाती। सरकार सब कुछ सही कर देती तो पिछले 70 साल में सब कुछ सही हो गया होता। आपको आगे आना पड़ेगा, 100% आपको आगे आना पड़ेगा। आपके आए बिना कुछ भी नहीं होगा। ये टीआरपी का धंधा बंद कराइए, फिल्मों का धंधा बंद कराइए, ये आईपीएल के सट्टेबाजी बंद कराइए। आज न्यूज देख रहा था मैं, एक खिलाड़ी ने शिकायत की है कि आईपीएल में सट्टेबाज मुझे कांटेक्ट में आ रहे हैं। अरे एक खिलाड़ी ने शिकायत की है कि सट्टेबाज कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो सारे मैच आप देख लो, सारे मैच देख लो, पता चल रहा होगा क्या चल रहा है मैचों के अंदर। आप एक एक चीज को ध्यान से देखिए, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब समझते नहीं, आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं यार कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ करे काम नहीं चलेगा। एंटरटेनमेंट तो चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, टीवी से आपसे विज्ञापन कमाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मैच देखते हैं, मैच से आपसे विज्ञापन से कमाते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आप वेब सीरीज देखते हैं, किसी भी वेब सीरीज पे नजर मारिए, सारी की सारी हिंदुओं पे बनाई जाती है। क्यों, क्या कारण है? क्या सारी कुरीतियां हमारे धर्म में बची हैं क्या? और दुनिया के सारे धर्म पाप से धुले हुए हैं क्या? इसलिए क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग किसी का तिरस्कार नहीं करते, अपोज नहीं करते, लेकिन अपोज करना पड़ेगा। जब तक अपोज नहीं करेंगे ये अपनी मर्जी से चलेंगे। जिस दिन आपने विरोध किया, इन्हें नई खबर दिखानी पड़ेगी। आप 2 दिन टीवी बंद कर दो, इनको पता चल जाएगा कि नई खबर नहीं दिखाई तो ये न्यूज नहीं बिक रही, जो बिकता है वही बिकता है और वही दिखाया जाता है। बंद कर दीजिए ये सुशांत का रोना, ये हाथरस पे रोना। संवेदना अपनी जगह, लेकिन खबरों के अंदर की हकीकत अपनी जगह। इस केस के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इस केस के ऊपर मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे। इस केस के केवल 2 वीडियो देख लें तो आपको तीसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। पहला वीडियो पीड़िता की मां का, दूसरा वीडियो पीड़िता का, तीसरे वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सब समझ जाएंगे 10 दिन के अंदर लोगों के दिमाग में क्या भर दिया जाता है, किस तरीके से उनके अंदर भय और लालच भरा जाता है, और कैसे और क्या हो जाता है। जब कोई परिवार ये बोल देना कि हमें नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कराना, तो इससे बड़ी कोई चीज बचती ही नहीं है जी। और मीडिया और कुछ राजनेता कहें नहीं जी इनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई इनका नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट सबका होना चाहिए, डीएम से लेके एसडीएम से लेके एसएचओ, क्या वहां खड़े सिपाही तथा उन कथित पत्रकारों का भी नार्को एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए, जो फोन कर करके ऑडियो बाइट्स, वीडियो बाइट्स भेज रहे हैं, मांग रहे हैं और पैसों का लालच दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं छुपे हुए शब्दों में कि अगर तुम हमारे लिए नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, वरना हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये क्या तरीका होता है? सबका होना चाहिए। नार्को एनालिसिस टेस्ट से अगर कोई डर रहा है तो इसका मतलब आप मेरे से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खैर,
अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, अब इसका भी विरोध होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं, आपको नहीं लग रहा कि ये इतनी जल्दी मान जाएंगे कि सीबीआई को दे दिया? अरे पहली बार जो सरकार कह रही है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं वो लोग जिन्हें उसका फेवर करना चाहिए, उनकी डिमांड करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट के जज के, रिटायर्ड जज के अंडर ये केस देखा जाना चाहिए। एक बार समाज के सामने इस मीडिया की हकीकत आनी चाहिए और एक टाइम बाउंड, एक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए और पता चलना चाहिए मीडिया किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, पूरे देश में आग लगाने की तैयारी करता है। ये मीडिया आपके साथ, हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, हमारी जिंदगियों में, हमारे मन में नफरत खोल रहा है, ये और कोई नहीं खोल रहा। ये ध्यान रखिएगा, ये सच्चाई है। कैसे बंबई से सारे पत्रकार उड़ के गिद्धों की तरह आकर के हाथरस के गांव में इकट्ठे हो जाते हैं? क्यों? ऐसा क्या था वहां पे? क्या इनको आज से 15 दिन पहले नहीं पता था कि वहां पे एक दुराचार हुआ है? इन्हें पता था, इन्हें सब पता था। अलीगढ़ के हॉस्पिटल में भी इन्हें सब पता था। लेकिन जैसे ही एक थ्योरी स्टार्ट हुई, उसके बाद उस थ्योरी को धीरे 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 तैयार किया गया। दिल्ली के सफदरजंग के अंदर जब तक उस पीड़िता की मृत्यु नहीं हुई तब तक कोई भी गिद्ध वहां नहीं पहुंचा था। मरने के बाद ही वल्चर्स पहुंचते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या मीडिया से हो। ये वल्चर्स सिलेक्टेड जगह पे पहुंचते हैं, राजस्थान नहीं पहुंचेंगे। क्यों? वहां पे कंकाल मिलेंगे, मांस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां की सरकार पहले ही सब कुछ खत्म कर चुकी होती है। बलरामपुर नहीं जाएंगे, छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे, झारखंड नहीं जाएंगे और केरल भी नहीं जाएंगे, जहां पे केरल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ एम्बुलेंस ड्राइवर ने दुराचार किया था। उसको कोई नहीं देखेगा और ना ही कोई पत्रकार उसके ऊपर कोई खबर दिखाएगा। क्यों? वहां से एजेंडा नहीं चलता, वहां से एजेंडा चलाया जाता है। तो आप लोगों से एक निवेदन है, केवल छोड़ दीजिए इस मीडिया को। ये मीडिया आपको बेवकूफ बना रहा है। 1 महीना बंद कर दीजिए, इनकी टीआरपी खत्म हो जाएंगी, औकात पे आ जाएंगे इस सारे के सारे। आपको रोज वो खबरें दिखाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए जरूरी है, आपसे जुड़ी हुई है, आपको काम आएंगी। रोजगार नहीं है, कौन सा टीवी दिखा रहा है रोजगार नहीं है? किसानों के भले के लिए क्या किया है कोई नहीं बताएगा। आज जो टनल खुली है, थोड़ी देर दिखाई, उसके बाद वो टनल गायब। वो टनल कितनी सामरिक महत्व रखती है, कितने सालों में बनी, कोई नहीं बताएगा। भारतीय सेना को क्या क्या मिल रहा है, कौन से उपकरण मिल रहे हैं, क्या चीजें दी जा रही हैं, जवानों के लिए क्या किया जा रहा है, वो नहीं बताएंगे। क्यों? वो आपके फायदे की चीज है, उनके फायदे की नहीं है, उससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो आपको ये नहीं दिखाएंगे। आप वो दिखाएंगे जिससे उनको फायदा है, और आप ये सोचिए आप वो देखना चाहते हैं जिससे आपको फायदा है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं, इस मीडिया का बायकॉट करना की चालू कीजिए, इनको सोशली बायकॉट कीजिए, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे इंडिया टुडे हो, एनडीटीवी हो, सीएनएन, आईबीएन हो। आप ये समझ लीजिए, मीडिया निष्पक्ष तभी होगा जब आप उसे निष्पक्ष देखना चाहेंगे। एजेंडा आपको सेट करना है, मीडिया को नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि आप अगर इस मीडिया से सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप इनको घुटनों के बल ले आइए, बंद कर दीजिए देखना। अपने आप 1 महीने में औकात पे आ जाएंगे। इनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि ये टीवी चैनल चला सकें। टीवी चैनल चलाना मजाक नहीं है, क्योंकि आपको शायद ध्यान ना हो, परसों एक वीडियो क्लिप थी राजस्थान के मुख्यमंत्री की। कहते भाई इतना सारा हम पैसा देते हैं, इसलिए देते हैं, सरकारी विज्ञापन जो देते हैं वो क्यों देते हैं? हमारे हिसाब से चलोगे, हमारे हिसाब से खबर दिखाओगे तभी तो हम तुम्हें देंगे, वरना उम्मीद मत रखो कि हम तुम्हें कोई विज्ञापन देंगे। दिल्ली में आपको हजारों लाखों रुपए के विज्ञापन के साथ चैनल कोई भी लगाओ, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सबसे आगे खड़े होते हैं, जी मैं आपका भाई हूं, आपने मेरे को अपना बेटा माना है,
तो आप मेरी बात सुनिए। अरे ये तो बता दो भाई, दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं आप दे रहे हो, दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या मिल रहा है? कौन सी पढ़ाई मिल रही है? कैसे पढ़ाई मिल रही है? किस तरीके से पढ़ाई हो रही है? नहीं, मीडिया ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता। क्यों? वो जो लाखों रुपए के विज्ञापन हैं, वो लाखों रुपए के जो विज्ञापन है ना, बंद हो जाएंगे अगर ऐसा सवाल पूछ लिया तो। ऐसे सवाल इसलिए नहीं पूछे जाते मीडिया के द्वारा क्योंकि वो खुद सरकारी मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि सरकारी विज्ञापन बंद, इनकी दुकानदारी बंद। इसलिए ये आपके मतलब हमारे मतलब की चीजें नहीं दिखाते। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप वो देखिए जो आप देखना चाहते हैं। बंद कीजिए इस टीवी को, बंद कीजिए इस इडियट बॉक्स को। सही बोला गया था, इडियट बॉक्स। ये आपको सारा दिन चिल्लाते हैं, एक नाश्ता कूदता हुआ दिखाता है, एक दूसरे को छुपे हुए शब्दों में गाली देता हुआ दिखाता है। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि भाई किस तरीके से वैक्सीन आएगी। सब खत्म। जय श्री राम मोहित भाई, सब खत्म हो गया। कोई ये नहीं बता रहा कि भाई किस तरीके से हम अपनी जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सब चीजें भूल चुके हैं। किसानों ने इन दिनों कितना काम किया, कितनी पैदावार हुई। कृषि क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया। नहीं बताएंगे, हाँ ये बता देंगे -23% जीडीपी गिर गया। अरे भाई -30% गिर गया, जब 3 महीने तक सब कुछ ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो -23 क्या -100% भी हो सकता है। आप सोचिए ना इस चीज को। लेकिन रिकवरी कैसे हो रही है? कहां से आपको काम मिलेगा? आपको सरकार की तरफ से ये तो बोल देते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, किसको मिला, किसको मिला? अरे व्हाई डोंट यू टेल द पीपल? वो सोर्स बताइए कि जाइए उस बैंक में जाइए, आप अपने कागज दिखाइए, क्या जमा करना है वो दिखाइए, जाके लोन लीजिए। क्यों नहीं बताते ये चीजें? क्यों ना उन इस बैंक वालों का स्टिंग ऑपरेशन करते जो पैसे लेकर के दलाली खा करके लोन देते हैं, सबको पता है जबकि? क्यों नहीं करते वहां पे? वहां इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं, इनकी कमाई नहीं होनी उससे। इनकी कमाई जहां होती है ये केवल वहीं काम करते हैं। इन्हें सब पता है कहां से कैसे क्या काम होना है, लेकिन ये वो नहीं करेंगे जिससे पब्लिक का भला हो। ये केवल वो करेंगे जिससे पॉलिटिकल पार्टी का भला हो, जिससे इनके आकाओं का भला हो, जो इनको फंडिंग करती है संस्थाएं, उनका भला हो। मेरा आपसे केवल इतना ही निवेदन है, प्लीज मेरी बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी तरफ से सोचिए कौन सी न्यूज आपके काम की है। न्यूज़पेपर आता है, अखबार, अखबार पढ़ के देखिए जरा, अखबार में कितनी चीजें दी होती हैं। आर्थिक का अलग पेज होता है, सामरिक का अलग होता है, शहर का अलग होता है, खेल का अलग होता है, एडिटोरियल अलग होता है। क्या टीवी पे ऐसा कुछ होता है? टीवी पे तो सुशांत होता है या फिर हाथरस होता है, चाइना होता है, या फिर वो किसानों के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जलाए जा रहे ट्रैक्टर होते हैं। वास्तविकता कहीं भी नहीं होती। तो आपसे निवेदन, थोड़ा सा, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, सब ज्ञानी हैं, सबको पता है क्या सही है, फिर भी पता नहीं क्यों रुक जाते हो, ठहर जाते हो। थोड़ा सा सोचिए। ये पत्रकारिता उस स्तर पे गिर चुकी है जिस स्तर पे दलाली भी नहीं गिरती। दलाल भी कम से कम चीज तो दिलाई देता है, बदले में पैसा लेकर के, बोल करके तो लेता है। ये तो पैसे भी ले लेते हैं और आपको देते भी झूठ हैं। हाथरस मुद्दा जिस दिन खुलेगा ना, क्योंकि मैं बेसिकली लोकल न्यूज़ को फॉलो कर रहा था बहुत टाइम से। लोकल न्यूज़ को फॉलो करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी अभी नहीं पता, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। जब तक कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं हो, नहीं बोलना चाहिए। पीड़ित को न्याय मिलना बहुत जरूरी है, और समय पर न्याय मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। न्याय मिलने से ज्यादा जरूरी है समय पे न्याय मिलना। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब चलता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और हमारे यहाँ पे तो जस्टिस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, डिनाई करना तो बहुत बड़ी बात है।
एक और चीज दोस्तों, हमारे एक खास बात है, हम हर मुद्दे को ना राम मंदिर पे ले जाके छोड़ देते हैं। कह रहे भाई यहाँ सीता जो है वो सेफ नहीं है तो मंदिर का क्या फायदा। मुझे एक चीज बताइए, सीता क्या रावण के पास सेफ थी? आप लोगों की सोच तो यही बता रही है कि आप तो रावण को इस तरीके से गौरवान्वित कर रहे हैं कि वो रावण के पास सेफ थी, यहां पे सेफ नहीं है। जो उसको जबरदस्ती उठा के ले गया उसके पास सेफ थी वो। ऐसे ऐसे तर्क मूर्ख लोग देते हैं। मंदिर का क्या फायदा? क्या कभी और किसी धर्म में सुना है कि मस्जिद का क्या फायदा, चर्च का क्या फायदा, गुरुद्वारे का क्या फायदा? कोई बोल सका है आज तक? ये ऐसा जो हो रहा है ना, इसके पीछे भी हम ही लोग हैं। और उसके पीछे वो शिक्षा है, वो शिक्षा व्यवस्था जो आजादी के बाद से जो 4 एजुकेशन मिनिस्टर और एक विशेष प्रधानमंत्री ने जो सब कुछ कम्युनिस्टों के हाथ में दे दिया, वो है जिसमें हमें सेकुलर बना करके छोड़ दिया। और हम ऐसे सेकुलर बने कि हम ना अपने धर्म के रहे ना दूसरे हमें स्वीकार करते हैं, वो आज भी हमें काफिर ही कहते हैं। खैर, प्रभु श्री राम को सबको सद्बुद्धि देंगे, महादेव की कृपा सब पे बनी रहेगी। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया थोड़ा इस मीडिया के ऊपर लगाम लगाइए। रिमोट आपके हाथ में है, लगाम आपके हाथ में है। आपका रिमोट ही आपका लगाम है। चैनल बदलने की जगह बंद कर दीजिए। मीडिया अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो मीडिया आपके हिसाब से चलेगी। चाय आप पीते हैं ना, चाय, चाय में शक्कर को बढ़ाते जाइए। 1 चम्मच पी रहे थे, अगले दिन 2 पीजिए, तीसरे दिन 3 पीजिए, चौथे दिन चाय 4 चम्मच पीजिए। 5वें दिन ना आप चाय को थूक दोगे। वही हाल इस मीडिया का हो गया है। अति कर चुके हैं, अति। तो इसको थूक दीजिए, बंद कर दीजिए इस मीडिया को। और सोशल मीडिया पे फिल्टर करना शुरू कीजिए। अपनी सेंसेस लगाइए, कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। आप सब एजुकेटेड, लिटरेट और समझदार लोग हैं। एक होता है एजुकेटेड, लिटरेट और मुफ्तखोर। एक होता है एजुकेटेड, लिटरेट और समझदार। तो अंतर बना के रखिए। थैंक्स, आप लोगों ने इतनी देर साथ दिया। मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, शोभित एस डी शर्मा। मेरे जितने वीडियोस हैं सारे इसी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो आगे भी वीडियो इसी प्रकार आता रहेगा। जय श्री राम, शुभ रात्रि, नमस्कार।